गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? वही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों कल अपन एक मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मोल बायो वाला चैप्टर क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था। तो उस पहले लेक्चर में अपन ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी की थी, डीएनए के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे अपन, और उसमें हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उसमें नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पायरिमिडीन, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर प्रेजेंट होती है। देन अपन ने उसी में कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे, अलग अलग प्रकार के डीएनए के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट बच्चों आज का जो अपना पॉइंट होता है इसमें वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बच्चों डीएनए की पैकेजिंग का मीन ये हुआ कि जैसे जो डीएनए होता है एक डिप्लॉइड सेल में बताते हैं बच्चों 2 मीटर से बड़ा, 2.2 मीटर लंबा बड़ा डीएनए होता है, और उसके कंपैरेटिवली जो सेल की साइज है, न्यूक्लियस की साइज है, वो छोटी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा डीएनए एक सेल में कैसे अरेंज होता है? तो भी सीधी सी बात है कि जो अपना ये कोइल्ड डबल हेलिकल जो डीएनए है उसे अपने को एक सेल के न्यूक्लियस में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज होता है? तो लगभग इस डीएनए की लेंथ बताते हैं 2.2 मीटर। वो इस न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हुआ? तो बताते हैं बच्चों डीएनए हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम के फॉर्म में, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि डीएनए एक स्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। जैसे चरखी पे धागा लपेटा जाता है वैसे डीएनए उसके रेप अराउंड होके फिर उस न्यूक्लियस में क्या होता है? अरेंज। तो इतने बड़े डीएनए को कंपैरेटिवली छोटे न्यूक्लियस में कैसे पैक किया जाता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, अपन उसके बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ जो डीएनए है वो बच्चों दो अलग अलग टाइप यहां बता रखा है कि डीएनए की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट में डीएनए को कैसे अरेंज करेंगे, और दूसरा बच्चों इन यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में डीएनए कैसे और यूकैरियोट में कैसे अरेंज होता है? तो प्रोकैरियोट में पहले बता दूं सिंपली कि प्रोकैरियोट में अपने को पता है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस ये स्ट्रक्चर भी नहीं होती, और ना ही बच्चों प्रोकैरियोट में वो स्टोन प्रोटीन होती है। तो प्रिमिटिव है इसलिए प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन ये नहीं होता। यूकैरियोट में स्टोन प्रोटीन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। पहली तो ये सिंपल डिफरेंस। अब बच्चों जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में जो डीएनए की पैकेजिंग है, डीएनए की पैकेजिंग उसके लिए एक वर्ड आता है न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम। वर्ड अपने को याद रखने हैं। प्रोकैरियोट में डीएनए की अरेंजमेंट को, पैकेजिंग को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। हालांकि इसमें बच्चों स्टोन प्रोटीन क्या बताई? एब्सेंट। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है कि जैसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया सेल या कोई भी अपन ने बता दिया, इसमें बच्चों क्या होते हैं? ऐसे डीएनए के फॉर्म में स्टोन तो नहीं होती, स्टोन के अलावा एक और इसमें बच्चों प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन बोलते हैं पॉलीएमीन। देखना बोर्ड पे अच्छे से, ये जो प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग है इसके लिए बच्चों वर्ड है कि ये तो आ गए लार्ज लूप ऑफ डीएनए, और साथ में जो प्रोटीन फॉर्मेशन साथ रहेगी दैट्स कॉल्ड पॉलीएमीन। तो प्रोकैरियोट्स में स्टोन प्रोटीन नहीं होती बच्चों, वहां क्या मिलेगा? पॉलीएमीन। तो वो जो डीएनए के बड़े लूप है पॉलीएमीन के साथ कोइल्ड स्ट्रैंड फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो प्रोकैरियोट में इस पैकेजिंग को, डीएनए की व्यवस्था को न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ये आ गया लार्ज लूप ऑफ डीएनए विद पॉलीएमीन्स। और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया बच्चों आप बायोटेक में पढ़ते हैं अपन, क्या इसी में वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता ना, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मिड। वही प्लाज्मिड जो वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। ये तो बात प्रोकैरियोट की आई। मेन जो अपन डिस्कस करते हैं वो बच्चों यूकैरियोट्स के बारे में है। तो यूकैरियोट में कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती है, तो प्रोकैरियोट की तुलना में जटिल व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती है, एडवांस है। और यहां इस पैकेजिंग के लिए वर्ड आता है न्यूक्लियोसोम।
और NU पार्टिकल्स भी इनको कहा जाता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियोसोम इसको वर्ड देते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में पैकेजिंग को क्या बोला, न्यूक्लियोइड, यहां पैकेजिंग के लिए क्या वर्ड आया, न्यूक्लियोसोम और NU पार्टिकल्स। अब हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि बच्चों न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में है क्या। न्यूक्लियोसोम इसी की स्ट्रक्चर पे आते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो हमने कहा कि भाई जो यूकैरियोट होते हैं बच्चों, हम हैं, अपने सेल में जो डीएनए है वो कौन सी प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। उन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। तो मतलब जो न्यूक्लियोसोम है बच्चों, इसमें दो चीजें आ गई, एक तो कौन सी प्रोटीन आ गई, हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा हिस्टोन के साथ कौन रहेगा, अपना डीएनए रहेगा। तो हिस्टोन के साथ कौन है, डीएनए। अब जो न्यूक्लियोसोम है बच्चों, इसमें टोटल 200 बेस पेयर होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने, 200 बेस पेयर तक प्रेजेंट होते हैं। पेयर समझ गए ना, एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजिनस बेस। अब जो हिस्टोन है वो तो प्रोटीन है, तो डीएनए पे चार्ज आपको पता है कैसा, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हिस्टोन पे चार्ज बच्चों कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटीन पॉजिटिवली है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो डीएनए किधर माइग्रेट करता है बायोटेक्नोलॉजी में, एनोड की ओर की कैथोड की ओर, एनोड, ध्यान अपने को। अब स्टोन बच्चों जो प्रोटीन है, इसमें स्टोन का जो फॉर्मेशन है, ये देखियो स्टोन को कौन बनाते हैं, तो स्टोन में वैसे तो एल्केलाइन या बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, और एल्केलाइन में बच्चों 2 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो इसमें आर्जिनिन होता है, एक इसमें लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ये ध्यान रखना आप। वैसे एल्केलाइन 3 बताता हूं मैं आपको। एल्केलाइन अमीनो एसिड हम याद रखते हैं ना, हलाल से, H का मतलब हिस्टिडीन, A का मतलब आर्जिनिन, L का मतलब लाइसिन, और ये तीनों क्या है, एल्केलाइन अमीनो एसिड है। तो उसमें से भी आर्जिनिन और लाइसिन किस में मिलेंगे अपने को, हिस्टोन में मिलेंगे, क्षारीय अमीनो एसिड, इस वजह से चार्ज कैसा है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हिस्टोन जो है बच्चों, हिस्टोन में देखियो इसके फॉर्मेशन में वो जो प्रोटीन होती है कौन कौन सी, एक तो इसमें आती है H1, सुनना, एक H2A, H2B, एक इसमें H3 और H4। ये तो जो स्टोन है इसमें H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये वाले प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें भी बच्चों H2A, H2B, H3, H4 ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डाइमर का मतलब इन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल, तो 4 है ना, 1 2 3 4, ये चारों के कितने, 2, तो टोटल 8। H1 अलग है, वो लिंकर डीएनए बच्चों उसको बोलते हैं। तो ये जो 8 है, इन 8 को अपन एक साथ क्या बोलेंगे, ये मिलकर बनाता है ऑक्टामर, अष्टक। ऑक्टामर का मतलब कितने, 8। तो न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन है, वो हिस्टोन बच्चों क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, जो जिसमें एल्केलाइन अमीनो एसिड है, आर्जिनिन और लाइसिन, और इसमें कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल, H1, H2A, H2B, 3 और 4। ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं, मतलब प्रत्येक के 2, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर मान ली, अब इसमें बच्चों मान लो जैसे डाइमर आ गए, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 एक साथ आ गए। इसलिए इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्टामर। क्लियर। अब दूसरी साइड में अपन आते हैं, डीएनए है ये, तो हिस्टोन के साथ हम किसको जोड़ दें, डीएनए को, वो मिलकर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम। तो स्ट्रक्चर जैसे ऐसी है, सिंपली डायग्राम अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसी से मैं बता देता हूं कि जैसे ऐसे ये बच्चों न्यूक्लियोसोम होते हैं, ऑक्टामर मान लो, इनके चारों ओर फिर ये इन्हीं पर कौन लपेटा रहेगा, ऐसा डीएनए। ये लो, तो ये जो कंप्लीट अपने को दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाली गोल, ये तो हो गया ऑक्टामर, और 2 के बीच में बच्चों ये जो कनेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं H1 लिंकर डीएनए।
ये कहलाता है H1 या लिंक करने का काम करता है। मतलब इस ओक्टामर में बच्चों H1 इंक्लूड नहीं होता, उसमें H2A, H2B, H3 और H4। H1 ओक्टामर के बाहर होता है या दो न्यूक्लियोसोम ओक्टामर को कनेक्ट करने का काम H1 या लिंकर डीएनए करता है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर बच्चों, ये डीएनए हो गया। तो डीएनए इस ऑक्टामर के चारों ओर घुमा हुआ पूरी स्ट्रक्चर है, और ये वाली अपनी ऑक्टामर हो गया, और पूरे को ऑक्टामर और इसको अपन मिलाकर बोल देंगे न्यूक्लियोसोम। क्लियर? आ रही बात समझ? तो बस, और दोनों को जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है वो H1 या कौन सा आ गया, लिंकर डीएनए। अब इसमें भी बच्चों वैसे पूरा न्यूक्लियोसोम में H1 भी इंक्लूड करते हैं। एक छोटा सा ये बात भी समझना, देखो मैं कंफ्यूज नहीं हूं, अपन इसको ऐसे समझ लो कि अगर केवल इतना है ना, ये तो ऑक्टामर विद डीएनए है, और जब अपन बच्चों इसमें H1 को भी इंक्लूड कर दे लिंकर डीएनए को, तो मिलकर क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। अब यहां क्या होता है कि जो डीएनए है, इस डीएनए के लिए बच्चों बताते हैं कि 1.75 या 1/3 इसमें कोइलिंग मिलती है। मतलब एक इस ऑक्टामर को कितने 1/3 डीएनए की 2 से थोड़ी कम कोइलिंग मिलती है, और इसमें ऑक्टामर में जो बच्चों है इसमें 146 बेस पेयर मिलते हैं, और लिंकर डीएनए में 54 बेस पेयर। इसमें कितने हो गए, 54। तो 146 और 54 टोटल कितने हो गए, 200 बेस पेयर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर अपनी क्या आ गई, न्यूक्लियोसोम। समझ गए ना? ऑक्टामर के ऊपर कौन, डीएनए, दो को कनेक्ट करने वाला H1 या लिंकर डीएनए, मिलकर के ये न्यूक्लियोसोम बोल सकते हो। इसमें 146 और इसमें 54 बेस पेयर। क्लियर है? चलें आगे। हाँ, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना, वो ऐसा, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाऊंगा बच्चों इस चैप्टर की अपने। जैसे ये दे दिया एक, इधर H1 लिंकर डीएनए दे दिया, ये है एनसीईआरटी में, इस डायग्राम से समझा रखा है। तो इसमें अपन इसको तो क्या मान लें, H1 लिंकर डीएनए, ये डीएनए हो गया, और ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, इसको बोल दो कोर ऑफ स्टोन। स्टोन का कोर हो गया, सेंट्रल पार्ट। और कंबाइनली इसमें डीएनए, H1 और सबको अगर जोड़ दोगे पूरी स्ट्रक्चर, तो ये बच्चों क्या आ गया, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए भी है, और डीएनए किस पर लपटा हुआ है, इस ऑक्टामर पे, स्टोन पे। तो ये कोर ऑफ स्टोन हो गया, और इधर ये लिंकर या H1 डीएनए। तो इसमें कोर में तो 146, इसमें 56, ये बेस पेयर, टोटल मिलाकर के 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। चलें आगे, चलो। अब न्यूक्लियोसोम बच्चों आगे देखो कैसे पैक होता है, तो सीक्वेंस सुन लो कि सबसे पहले डीएनए किस प्रोटीन के साथ आया, स्टोन के साथ आया, तो क्या बना, तो बच्चों बना न्यूक्लियोसोम, बना न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम फिर आगे एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसे अपन नाम देते हैं सोलेनोइड। न्यूक्लियोसोम से क्या बना, सोलेनोइड बना। सोलेनोइड से फिर आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों सुपर सोलेनोइड। सुपर सोलेनोइड जो है वो आगे बनाती है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन से बना क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड फाइनली बना देगा क्रोमोसोम। ये लो, तो ऐसे क्रोमोसोम कंडेंस होके बनते हैं। तो डीएनए सबसे पहले बच्चों किसके साथ, स्टोन के साथ। डीएनए और स्टोन को मिला के हमने क्या बोला, हमने बोला न्यूक्लियोसोम। ये मान लो ऐसी स्ट्रक्चर जो भी बना रहे थे अपन, ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इस पे डीएनए वगैरह सब, ये न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है बच्चों, ये वाला, इसका डायमीटर होता है 10 से 11 नैनोमीटर का। सुनते रहे ना, डीएनए स्टोन मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम, जिसका व्यास है 10 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन में बोले तो 100 एंगस्ट्रॉन कर सकते हो ना, 100 एंगस्ट्रॉन बता सकते हैं। ठीक है, फिर बना अब लगभग 6 ग्रुप ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड।
6 न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम का जो ग्रुप है वो मिलकर क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। मतलब 6 न्यूक्लियोसोम, जैसे मान लो किसी भी फॉर्म में मैंने ऐसे ये स्ट्रक्चर बना दी, ये मान लो कोने पे बच्चों आगे न्यूक्लियोसोम, कितने? 6 न्यूक्लियोसोम का ग्रुप क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। और सोलेनोइड का जो डायमीटर है वो इससे 10 नैनोमीटर की जगह हो गया बच्चों 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। अब कई सोलेनोइड मिलकर क्या बनाएंगे? सुपर सोलेनोइड, जिसका डायमीटर लगभग, इसका डायमीटर बच्चों आएगा 100 नैनोमीटर का। देन क्रोमेटीन बन गए। क्रोमेटीन समझ गए आप? क्रोमेटीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्रोमेटीन ये ऐसे फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जगह जगह ये न्यूक्लियोसोम अरेंज्ड होते हैं बच्चों। अब इस स्ट्रक्चर को बोल दिया क्रोमेटीन। ये क्रोमेटीन हो गया। इसका डायमीटर 100 की बजाय अब हो गया 300 नैनोमीटर। देन आ गया क्रोमेटिड। क्रोमेटिन से क्या बने? क्रोमेटिड बन गए। क्रोमेटिड समझते हैं अपन। क्रोमेटिड, हेलो, क्रोमेटिड का डायमीटर हो जाएगा लगभग 700 नैनोमीटर। और फाइनली ये फॉर्म हो गए क्रोमोसोम, जिसका डायमीटर 400 नैनोमीटर के लमसम होता है। तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देखो, सीक्वेंस को, फिर मैं एक बार थोड़ा फिर से आपको डिटेल में समझाता हूं। मैं अपन फिर से डीएनए स्टोन के साथ सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनाएगा 10 नैनोमीटर के लमसम इसकी डायमीटर, फिर ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनोइड बना देंगे। सोलेनोइड से फिर कई सोलेनोइड मिलकर एक सुपर सोलेनोइड बना देते हैं। ऐसे अपन बता सकते हैं कि भी ऐसे ये बच्चों सोलेनोइड थे, तो ऐसे कई सोलेनोइड मिलकर ये क्या बना देंगे? सुपर सोलेनोइड। फिर सुपर सोलेनोइड से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनी क्रोमेटीन। क्रोमेटीन ऐसा होता है, ये बच्चों बिडेड ऑन स्ट्रिंग, माला होती है ना, माला पे जो दाने होते हैं वैसी सी स्ट्रक्चर होती है। धागे पे ये जो दाने दानादार न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं अपने को। क्रोमेटीन से फिर क्रोमेटिड और फाइनली क्रोमोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर बच्चों है क्रोमेटीन की, इसको बोलते हैं बिड्स ऑन स्ट्रिंग। बिड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे पे दानेदार ये स्ट्रक्चर बच्चों प्रेजेंट होती है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है अपने एनसीईआरटी की लाइन, ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वाली स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्व्ड या विजिबल नहीं होती। तो धागे पे जो दानेदार संरचना है बिड्स ऑन स्ट्रिंग, वो कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर है? तो ये हमने बता दिया कि कैसे डीएनए स्टोन के साथ जुड़ेगा और क्रोमेटीन वगैरह स्ट्रक्चर बनता है। अगला बच्चों इसी में, अब ये जो क्रोमेटीन है इसके 2 टाइप बता रखे हैं। और न्यूक्लियोसोम एक्चुअली इसी की फंडामेंटल यूनिट होती है क्रोमेटीन की। फंडामेंटल यूनिट इसकी अगर पूछे तो अपन न्यूक्लियोसोम को ही बताएंगे, वही बिड्स ऑन स्ट्रिंग इसी पे अरेंज होता है। तो क्रोमेटीन यहाँ 2 टाइप के हैं। एक बच्चों अपन बात करते हैं यू क्रोमेटीन, साल में भी अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा हेटेरोक्रोमेटीन, यू और हेटेरोक्रोमेटीन। यू क्रोमेटीन बच्चों डिफरेंस क्या? इसमें जो न्यूक्लियोसोम है वो लूजली अरेंज्ड। लूजली का मतलब कि ये जैसे ये बिड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं तो ऐसे अरेंज होते हैं, 1 2 इस टाइप से, मतलब बीच में स्पेस क्या रहेगा? ज्यादा। जबकि हेटेरोक्रोमेटीन में वो टाइटली या डेंसली पैक्ड होते हैं बच्चों। डेंसली का मीन जैसे ये लिख लो, बिल्कुल पास पास होंगे, टाइटली और डेंसली पैक्ड। ये लो, तो यू क्रोमेटीन में लूजली है, ढीले ढाले व्यवस्थित होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यू क्रोमेटीन में तो बच्चों क्या आया कि इसमें स्टोन या न्यूक्लियोसोम की नंबर पूछे तो क्या होगी? कम, जबकि इसमें न्यूक्लियोसोम क्या होंगे? ज्यादा, ये ज्यादा होंगे, पास पास होते हैं। क्लियर है? यू क्रोमेटीन जो है इसकी बच्चों अगर पोजीशन पूछे तो ये तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में है ना क्रोमोसोम वगैरह, तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस में तो होगा बच्चों। न्यूक्लियस के भी कहाँ मिलेगा, ये सेंटर पे, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन न्यूक्लियस के पेरिफेरल पार्ट पे मिलता है, परिधीय भाग में मिलेगा, जबकि यूक्रोमेटिन जनरली उसके न्यूक्लियस के सेंटर में, केंद्र में होता है। इसका जो सिंथेसिस है यूक्रोमेटिन, ये अर्ली एस फेज डीएनए एस फेज में सिंथेसाइज होता है बच्चों, तो एस फेज के भी प्रारंभ में सिंथेसाइज हो जाएगा। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो लेट एस फेज के लास्ट तक आते आते सिंथेसाइज होता है। दोनों एस फेज में ही होंगे, लेकिन एस फेज के स्टार्ट में हो जाएगा और वो एस फेज के लास्ट तक आते आते क्या होगा, सिंथेसाइज। अगला बच्चों मेन देखो, जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इंपॉर्टेंट एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब सीधी सी बात है, डीएनए बच्चों ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाता है। देन एमआरएनए से ही फिर क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये वो वाला डीएनए है, यूक्रोमेटिन में वो डीएनए आएगा जो क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनना ही बच्चों क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें मेन रोल किसका रहेगा, यूक्रोमेटिन का। इधर ये ट्रांसक्रिप्शनली हेटेरोक्रोमेटिन है बच्चों, वो कंपैरेटिवली इनएक्टिव है, लो एमआरएनए फॉर्मेशन में ज्यादा रोल नहीं रहता। लेकिन ये वाला जो डीएनए है वो एमआरएनए के अलावा जैसे टीआरएनए हुआ, आरआरएनए हुआ, उसे सिंथेसाइज करने में इसका रोल रहता है। बट ट्रांसक्रिप्शन का मीन होता है क्या बनाना, मैसेंजर आरएनए। तो दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। एक लूजली अरेंज्ड है। अब देखो बच्चों, इसमें लूजली अरेंज्ड का मीन ये भी बता दिया ना, इसमें स्टोन और न्यूक्लियोसोम कम है तो हेटेरोक्रोमेटिन का स्टेनिंग भी लाइट, हल्का अभिरंजित होता है। स्टेन, अभिरंजन, कलर हल्का होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसोम स्टोनी कलर लेते हैं, वो इसमें कम है। ये टाइटली सघन रूप से व्यवस्थित है, स्टोन न्यूक्लियोसोम ज्यादा है, तो हेटेरोक्रोमेटिन का बच्चों जो अभिरंजन होगा वो डार्क होगा, गहरा अभिरंजित होता है। समझ गए इतनी सी बात। चलें तो आगे। तो हमने बच्चों बात की पैकेजिंग की। अब पैकेजिंग में हम यूकैरियोट में समझ गए कि उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब एक लाइन अपने एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि ये तो हिस्टोन प्रोटीन आ गई बच्चों, मेनली डीएनए किसके साथ लिपटा हुआ है, हिस्टोन के साथ, उसी को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। लेकिन हिस्टोन के अलावा एक और बच्चों एनएससी प्रोटीन आती है, दैट्स कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन के अलावा भी ये क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है, ये एडिशनल बच्चों प्रोटीन है जो डीएनए को पैक करने में हेल्पफुल होती है। देखो डीएनए की पैकेजिंग में मेन रोल तो किसका है, हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन के साथ जुड़कर वो क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। लेकिन बच्चों कहते हैं कि कुछ डीएनए हिस्टोन के अलावा भी उसको पैक करने वाली प्रोटीन है, दैट्स कॉल्ड एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये वो एडिशनल प्रोटीन मान सकते हो जो डीएनए को पैक करने में हेल्पफुल होती है, अदर देन हिस्टोन के अलावा। अब बच्चों जो एनएचसी है, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं, इसमें भी अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है। जैसे एनएचसी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं अपन, संरचनात्मक प्रोटीन, इसमें कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन भी आती है, और इसमें एक रेगुलेटरी प्रोटीन भी आती है, नियामक प्रोटीन। तो हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एडिशनल वो वाली प्रोटीन जो डीएनए पैक करने में हेल्पफुल होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में तो याद रख सकते हो, तो इसमें तो आते बच्चों स्कैफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं उसको, नहीं याद है तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइमेटिक जरूर याद रख लियो, इसमें ऐसी प्रोटीन है एंजाइम के फॉर्म में, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइमेटिक हो गई। और रेगुलेटरी में बच्चों ये जीन एक्सप्रेशन और डीएनए एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, नियमन में हेल्पफुल है। इसमें आ जाती है जैसे हाई मोबिलिटी प्रोटीन बोलते हैं, या हाई मोबिलिटी ग्रुप कहा जाता है, HMG।
याद रख सकते हो, तो वरना ये एक्स्ट्रा ऐसी नॉलेज दे दिया, आप ऐसे समझ लेना कि हिस्टोन प्रोटीन तो वो मेन प्रोटीन है जो डीएनए को पैक करती है। उसके अलावा दूसरी कौन सी है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसमें 3 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक, एंजाइमेटिक प्रोटीन। इसको हम यूज करेंगे एंजाइमेटिक को, ऐसी प्रोटीन जो एंजाइमेटिक फॉर्म में होती है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। रेगुलेटरी जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी, इसमें हाई मोबिलिटी ग्रुप की अलग अलग प्रोटीन आती है। चलिए बच्चों, तो ये हमने बात कर ली डीएनए की पैकेजिंग की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो एक इसी अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछ रखा है बच्चों एक जगह तो, कि भाई जो लेंथ ऑफ डीएनए है, हम बता रहे थे कि अपने डीएनए की लेंथ मोर देन 2 मीटर, 2 मीटर से बड़ा डीएनए होता है ह्यूमन में। तो उसके लिए बता रखा है कि लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव या कंजुगेटिव बेस पेयर। तो अगर किसी में अपने को डीएनए की लंबाई बच्चों ज्ञात करनी है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने उस डीएनए में वो पता लगा लो, और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है वो अपन देख लें, तो उस पूरे डीएनए की लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो देख लो, सीधा सा है। ह्यूमन की बात कर लें अपन, तो अपने में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने बताए थे, 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। डिप्लॉइड सेल में यही थे ना, हैप्लॉइड में 3.3 थे, डिप्लॉइड में 6.6। और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस याद करना बच्चों, पूरे हेलिक्स की लेंथ आई थी 34 एंगस्ट्रॉन, तो 2 के बीच की डिस्टेंस थी 3.4 एंगस्ट्रॉन, और 3.4 एंगस्ट्रॉन को ही अपन ने बताया था 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर हो गया। अब मीटर में बच्चों अपने को इसको निकालना तो कर लो, 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, ये आ गया 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये तो होता है 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस, ये तो मीटर हो गया। कर लो बस, सीधा सा है ये। जब आप इसको सोल्व करोगे ये गया, तो बच गया क्या, ये आ जाएगा 2.24 मीटर के लगभग। ये अपने यहां से डीएनए की क्या आ गई, लेंथ आ गई। एक डिप्लॉइड सेल की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है ई कोलाई के रेफरेंस में। अब ई कोलाई में आपको दे दिया कि लेंथ ऑफ डीएनए दे दी, मान लो आपको यहां तो हमने लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट की है। अगर आपके पास लेंथ ऑफ डीएनए हो, डिस्टेंस हो, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल लो। तो वहां आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगले से कैलकुलेट करवा लिया। कैसे बता देता हूं मैं, जैसे ई कोलाई के बारे में दे दिया कि ई कोलाई में बच्चों बता दी कि लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो बता दिया 1.36 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ डीएनए दे दिया 1.36 मिलीमीटर। तो वहां आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ये कैलकुलेट करो, कर लेंगे। फॉर्मूला ये रहा, बस टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इससे हो जाएंगे, लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। अभी लो कर लेते हैं, कर लो साथ साथ। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें तो कैसे करोगे, लेंथ ऑफ डीएनए बाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो लेंथ ऑफ डीएनए बच्चों कितनी दे दी, 1.36 मिलीमीटर बाई 3.34 नैनोमीटर। ये तो है, ये फिक्स होती है, 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.3 नैनोमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। आ गया, कर लो सोल्व। फिजिक्स के तो तुम ज्ञानी हो ही हो। तो ये आ गया 1.36, 9 को ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, 0.34 ये गया, तो ये आ जाएगा लमसम 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। आ गया, ये हमने ई कोलाई में बताया था। तो ये अपन ऐसे लेंथ या उसकी कोई भी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं है ना प्रॉब्लम बच्चों। चलो, इसी से आपको बोल दें कि भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ये आ जाए,
कि ह्यूमन के रेफरेंस में बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कितने न्यूक्लियोसोम होंगे ह्यूमन में। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइड बाई 200। बोलो 200 क्यों? क्योंकि अभी पीछे पढ़ा था एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर कितने बच्चों, 200। क्लियर है? तो टोटल बेस पेयर कितने हैं उसको डिवाइड बाई 200 कर दो, तो टोटल आपके सामने क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो टोटल बेस पेयर 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 बाई 200 हो जाएगा, सीधा ही है कितना, 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। क्लियर है? ये अपने आगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। चलो आपसे पूछ ले, ये तो ह्यूमन में बता दिया हमने, ह्यूमन में इतने न्यूक्लियोसोम होते हैं। ई कोलाई में पूछ लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, बोलो बेटा जी, ई कोलाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अरे मोथो, न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट में होते हैं कि यूकैरियोट में, आगे बात समझ, यूकैरियोट। ई कोलाई क्या है, हाँ थोड़ा बेजा भी लगा लिया करो, सेरेब्रम को काम में लिया करो, जितना काम में लोगे ना उतना ही वो एक्टिव रहेगा। तो ये हमने बात कर ली पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, साथ में हमने डीएनए की लेंथ और के बारे में डिस्कस किया। अगला बच्चों एक पॉइंट इसमें आता है, फिर अपन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पे चलते हैं। कोई छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूं, सेंट्रल डॉगमा, केंद्रीय सिद्धांत। इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर अपन बात करते हैं किसकी, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की। तो जो सेंट्रल डोगमा है बच्चों, क्वेश्चन बना हुआ है इस पर भी, इसको अपन बोल सकते हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह है। फ्लो का मतलब क्या गया, प्रवाह, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेंट्रल डोगमा, केंद्रीय सिद्धांत। तो सेंट्रल डोगमा बच्चों क्या कहता है, क्या कहता है रे, सीधा सा है, डीएनए, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए, एमआरएनए आगे क्या बनाएगा बालकों, प्रोटीन। ठीक, सेंट्रल डोगमा, ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना का प्रवाह। देख लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां गई, एमआरएनए, एमआरएनए से उससे क्या बना, प्रोटीन। तो ये हो गया फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह है। और फ्यूचर डॉक्टर, डीएनए से डीएनए बनता है, बनता है, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाया, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। कुछ बच्चों ऐसे वायरस भी एग्जाम्पल अपन पढ़ते भी हैं जहां एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है, एमआरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतीप अनुलेखन। अब देख लो, मैं कुछ एंजाइम की भी बात करूंगा, और ये जो सेंट्रल डोगमा है वो देने वाले साइंटिस्ट वही थे बच्चों, वाटसन के साथ एक और वर्ड आया था ना, वाटसन एंड क्रिक, 1953 के लगभग ये क्रिक ने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने, किसके बारे में, सेंट्रल डोगमा के बारे में। नीट का पुराना क्वेश्चन पूछा भाई। तो आ गया डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एंजाइम देखो कौन कौन से यूज होते हैं, थोड़ा सा उनको भी हम समझेंगे। यहां मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, यहां लिखा बच्चों सी, यहां लिखा डी। ये एंजाइम है ए बी सी डी, कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि नॉर्मली तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, आरएनए बनता है, लेकिन कुछ वायरस के केसेस में आरएनए से कौन बनता है, डीएनए, दैट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी बच्चों एक नाम और दिया जाता है, टेमिनिज्म। क्यों दिया जाता है, इनके साइंटिस्ट के नेम पर है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बच्चों डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट थे, टेमिन एंड बाल्टीमोर, टेमिन एंड बाल्टीमोर, इन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको। तो टेमिन के नाम पर क्या रख दिया, टेमिनिज्म रख दिया। किसमें डिस्कवर किया था, तो एक वायरस है इन राउस
सार्कोमा वायरस, RSV राउस सार्कोमा वायरस कैंसर में भी आता है बच्चों। ये रेट्रो वायरस होते हैं। HIV में भी आपने देखा ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रो वायरस याद आ गया, एड्स वाला। HIV का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA, होस्ट में जाकर पहले वो क्या बनाता है, DNA। तो रेट्रो हो गए जो RNA से क्या बना दे, DNA। कौन से वायरस में डिस्कवर हुआ था, राउस सार्कोमा वायरस। क्लियर इतनी बात। अब हम इन एंजाइम के बारे में बच्चों थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि कौन कौन से एंजाइम है। देखो पहली चीज सिंपल सा याद रखने का तरीका है एंजाइम का कि कौन किसे बना रहा है। जैसे मैंने कहा यहां DNA से कौन बन रहा है, DNA। यहां DNA से कौन बन रहा है, RNA। तो इसको ऐसे समझ लो क्या कि जैसे ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, एक DNA से मैं DNA बना रहा हूं, ठीक है। एक साइड में बच्चों DNA से मैं RNA बना रहा हूं। तो देखो DNA से DNA बन रहा है, तो इसमें जो टेम्पलेट है वो DNA के एक स्ट्रैंड से ही दूसरा DNA बन गया। तो इसमें एंजाइम आएगा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। पहली बात तो याद रखना, पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है यहाँ, वो चाहे DNA पॉलीमरेज हो चाहे RNA पॉलीमरेज हो, जो बनेगा उसका पॉलीमरेज काम आएगा। जैसे यहाँ क्या बन रहा है, DNA, तो क्या काम आएगा, DNA पॉलीमरेज। यहाँ कौन बन रहा है बच्चों, RNA, तो काम क्या आएगा, RNA पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज बनाता है उसी को, तो जो बन रहा है उसका पॉलीमरेज काम आया। तो DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, बात क्लियर। अब DNA से DNA बन रहा है, तो देखो नाम क्या है, DNA पॉलीमरेज तो है, लेकिन ये DNA पॉलीमरेज किस पर डिपेंड है, इस DNA पे। तो नाम दे दिया DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ऐसा DNA पॉलीमरेज जो DNA पर डिपेंड है, DNA पर निर्भर है। इधर बच्चों RNA बन रहा है, तो कौन काम आया, RNA पॉलीमरेज, लेकिन किससे बन रहा है, DNA। तो नाम दे दिया DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्लियर है ये चीज। तो आ जाओ बोर्ड पे एक बार, सेंट्रल डोगमा से ही DNA से DNA बन रहा है, कौन सा एंजाइम, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA से RNA बन रहा है, तो RNA पॉलीमरेज, लेकिन किससे बन रहा है, DNA, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इंपॉर्टेंट है C में RNA से कौन बन रहा है, DNA। बन कौन रहा है, DNA, तो एंजाइम DNA पॉलीमरेज किससे बन रहा है, RNA से, तो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। जो बनता है उसी का पॉलीमरेज आप यूज करोगे। तो बच्चों मैं इन इंपॉर्टेंट एंजाइम के नाम आपको लिखा देता हूं, ध्यान रखना रे, फ्यूचर डॉक्टर्स A B C। तो A में कौन सा एंजाइम लिखूंगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जो बनेगा उसी का पॉलीमरेज यूज होगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। B DNA से RNA बन रहा है, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। C इंपॉर्टेंट, RNA से DNA बन रहा है, तो बेटा जी आ गया RNA डिपेंडेंट बन क्या रहा है, DNA, तो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसी का दूसरा नाम, RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला था, सो ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी एंजाइम का एक नाम और बच्चों दे सकते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV में जो होता है वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये बता रहे थे ना हम कि यहां RNA से क्या बना, DNA, तो उस DNA को बच्चों cDNA भी बोल देते हैं। RNA से बनने वाला DNA cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, या रेट्रोपोजन भी बोलते हैं, याद रख लोगे, रेट्रोपोजन। रेट्रो से याद रख लो ना, रेट्रो वायरस जो RNA से DNA बनाए, रेट्रोपोजन। और cDNA, C का मीन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री DNA। क्लियर है। फोर्थ एंजाइम कौन सा, फोर्थ तो वो गया ना, RNA से प्रोटीन बना रहे थे,
ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन, तो वहां बच्चों पढ़ेंगे अपन एक पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। वहां जो एंजाइम आएगा ट्रांसलेशन में बता दूंगा मैं, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइड बॉन्ड, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड की चेन, और एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन सा, पेप्टाइड, नाम दिया पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। इसी के लिए एक वो इंपॉर्टेंट वर्ड भी आता है बच्चों, एक ऐसा एंजाइम आरएनए से बनने वाला राइबोजाइम, यही तो होता है, और ट्रांसलेशन में काम आएगा, जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट में आपको मिलेगा। और एक्चुअल में राइबोसोम क्या था, 23rd sRNA प्रोकैरियोट में। जो नीट का क्वेश्चन है राइबोजाइम के बारे में वो इसी चैप्टर से बना हुआ। होगी बात क्लियर। तो सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या डिस्कस कर लिया, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आगे ट्रांसलेशन, आरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको टेमिनिज्म भी हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। क्लियर, चलें आगे। चलो एंजाइम थोड़े ध्यान रख लेना आप, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है ना मैंने, लगे वैसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी किसी को लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो आप वो स्पीड वाला गोल बटन दबाइयो, उसके ऊपर स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको थोड़ी स्लो भी कर सकते हो, बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी तो होगी, फिर इस कोर्स में करवाऊंगा टॉपिक, फास्ट भले ही कर लेना। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट आता है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। कुछ साइंटिस्ट के नेम और वो कुछ एक्सपेरिमेंट बच्चों, इनको आज डिस्कस कर लेते हैं अपन। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आज तो अपने को पता है कि जेनेटिक मटेरियल बेस्ट कौन सा है, डीएनए है। मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। बट बच्चों स्टार्टिंग में जब ये पता नहीं था तो अलग अलग थ्योरीज थी, कुछ कहते थे कि डीएनए है, आरएनए है, कि प्रोटीन है। प्रोटीन को भी ले रखा था कि इन तीनों में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए। पहला जो अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल की सर्च में बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, रूपांतरणकारी। और ट्रांसफॉर्मेशन नाम आते ही कौन से साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। साइंटिस्ट का क्वेश्चन आता है, मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है। इस 5th और 6th चैप्टर से साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चों हर बार पूछ लेते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरणकारी प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताने का प्रयास किया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। हालांकि प्रॉपर ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए, बाकी एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है। इन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया था, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, एस कैपिटल, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वाला। इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी बोल देते हैं, इसको न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी बोल देते हैं, जो अपने में कौन सा डिजीज बच्चों, न्यूमोनिया। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, एक तो आर स्ट्रेन लिया था, आर सेकेंड, एक एस थर्ड स्ट्रेन लिया था बच्चों। स्ट्रेन होते हैं ना प्रभेद। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो न्यूमोनिया डिजीज वाला पैथोजन है, उसके 2 स्ट्रेन लिए थे, आर और एस। आर माने यहां रफ इसलिए क्योंकि इस पे पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं होती, मतलब इस बैक्टीरिया के बाहर पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का कवर, आवरण नहीं होता, इसलिए रफ होता है, खुरदरा होता है। जबकि एस जो था, एस बोले तो बच्चों स्मूथ, चिकना, शाइनी, चमकदार, बिकॉज इस पर पॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। तो पॉलीसैकेराइड का कोट था तो स्मूथ, नहीं था रफ। इसका भी स्ट्रेन है, आर का सेकंड लिया था, एस का थर्ड स्ट्रेन लिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग होते हैं, याद रख सकते हो। अब बच्चों जो आर है ये तो होता है नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट बोले तो मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अनुग्र, और ये होता है वायरुलेंट, उग्र। यहां उग्र का मतलब, वायरुलेंट का मतलब जिससे डिजीज होती है, जिससे न्यूमोनिया होता है वो तो वायरुलेंट है, जिससे नहीं होता है वो नॉन वायरुलेंट है। तो ये हो गया नॉन पैथोजेनिक भी बोल देते हैं, अरोगजनक, मतलब इससे न्यूमोनिया नहीं होगा। ये कैसा है, पैथोजेनिक।
रोगजनक है, अगर ये बॉडी में आ गया तो न्यूमोनिया होगा। तो इससे न्यूमोनिया डिजीज नहीं होगी, इससे न्यूमोनिया होगा। तो क्या किया ग्रिफिथ ने? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको आप डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी बोलते हो, जिसको अपन न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी बोलते हैं, जो अपने फेफड़ों की एल्वियोलाई में इन्फेक्शन करता है, वही वाला डिजीज में आपने पढ़ा है। उसके दो स्ट्रेन ले लिए, आर और एस। आर रफ था, एस स्मूथ था, जिस पर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है, शाइनी चमकदार। इससे डिजीज होगी तो वायरुलेंट इससे नहीं होगी, नॉन वायरुलेंट। अब एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है, किस पे था? चूसे पे। चूसा समझते हो गेरा, चूसा, माइस, वही। तो इसने अलग अलग स्टेप में बच्चों, फर्स्ट सबसे पहले क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। तो एस तो वायरुलेंट था, एस से तो रोग होगा, तो जब इसको माइस में इंजेक्ट किया, ये माइस अपना चूसा हो गया माइस। तो जब बच्चों माइस में इंजेक्ट किया तो माइस में डिजीज हुई कि नहीं हुई? हुई। और इस चूहे की डेथ हो गई, खत्म हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन तो वायरुलेंट था, उससे न्यूमोनिया हुआ। सेकंड स्टेप में एस की बजाय क्या इंटर करवाया? आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट करवाया तो माइस सर्वाइव कर गए, जीवित रहे, उनकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि आर से न्यूमोनिया नहीं होता। थर्ड, फ्यूचर डॉक्टर्स। तीसरे में उसने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को यूज किया। हीट किल्ड का मतलब उच्च ताप पर उस एस स्ट्रेन को खत्म कर दिया, हीट किल्ड। फिर इसे जब माइस में इंजेक्ट किया तब भी माइस सर्वाइव कर गए, जिंदा रहे। मतलब हाई टेम्परेचर पर जो एस स्ट्रेन था वो इनएक्टिव हो गया था। अब माइस में न्यूमोनिया नहीं हुआ तो बच गए, जिंदा रहे, सर्वाइव कर गए। फोर्थ जो था इसका एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेप, फोर्थ वाला, इसमें बच्चों इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को यूज किया, जिंदा आर स्ट्रेन। एस को तो हीट किल्ड से खत्म कर दिया, लेकिन आर स्ट्रेन जिंदा था, दोनों का मिक्सचर। इसे इंजेक्ट किया माइस में, तो क्या देखा? माइस खत्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी न्यूमोनिया की वजह से। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया? इन्होंने ये बताया कि भाई जब हीट किल्ड एस, केवल हीट किल्ड एस होता है तब तो माइस सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन हीट किल्ड एस के साथ जब आप आर स्ट्रेन डालते हो तो माइस की डेथ हो गई न्यूमोनिया की वजह से। क्यों? अब हमें ये पता है कि आर स्ट्रेन से तो न्यूमोनिया होता नहीं, जबकि हीट किल्ड यहाँ क्या था? एस हीट किल्ड था। अब उन्होंने ये बताया कि बच्चों कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ऐसा रसायन है जिसने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस में। आर को एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और इस वजह से जब आर एस में ट्रांसफॉर्म हो गया तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि आर को एस में ट्रांसफॉर्म करने वाला वो एजेंट क्या था, वो कारक क्या था, उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या थी, कि वो डीएनए था कि आरएनए था कि प्रोटीन था। इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन यहां उन्होंने क्या बता दिया? ये बात बता दी कि जो आर स्ट्रेन था वो इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, रूपांतरकारी कारक की उपस्थिति में वो कन्वर्ट हो गया था एस स्ट्रेन में, और इस एस की वजह से उस माइस की डेथ हो गई थी। तो किसी एजेंट ने आर को कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म किया एस में, वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था और इसीलिए एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे दिया। लेकिन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट की बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी प्रवृत्ति क्या है, जैव रासायनिक रूप से किसका बना, डीएनए, आरएनए की प्रोटीन, ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया। तो इसे समझाने के लिए हम अगले स्टेप पे आते हैं। सेकंड, ग्रिफिथ के बाद 3 साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लियोड एंड बच्चों मैकार्टी। साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। वो तो 1928, ये 1933 से 1944 के बीच, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने क्या बताया
ग्रिफिथ कहाँ अटक गया था? उसने ये तो बता दिया कि कुछ ऐसा होता है जो आर को एस में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन कौन करता है? अब उसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों बताया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है क्या। तो इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें उठाई कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस खत्म हो गया था, ठीक थी। अब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले माइस से इन्होंने प्योरीफाई किए, इसी से उन्होंने आरएनए को ले लिया, यहीं से उसने डीएनए को प्योरीफाई कर लिया और प्रोटीन को, चेक करने के लिए कि कौन इन तीनों में से कौन वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जिसने आर को एस में कन्वर्ट किया। तो हीट किल्ड एस वाले में से इन आरएनए डीएनए प्रोटीन को उन्होंने प्योरीफाई किया, शुद्ध रूप में अलग निकाल लिया। अब कैसे किया? तो इन्होंने बच्चों एंजाइम 3 यूज किए थे, उनसे चेक किया कि जैसे मैं बता दूं कि भाई तीनों का जो मिक्सचर था आरएनए डीएनए प्रोटीन, इनके मिक्सचर को जैसे अपन यहाँ एक्स कंसिडर कर ले, मिक्सचर को इसको अलग अलग इंजेक्ट करा के चेक कर लिया कि एक्स प्लस, अब तीनों एंजाइम लेके देख लिए, आरएनएज X प्लस प्रोटीएज और X प्लस डीएनएज। एंजाइम सुने ना आपने, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, डीएनएज जो डीएनए को करेगा। X का मीन है यहाँ मिक्सचर है तीनों का, आरएनए डीएनए प्रोटीन तीनों का मिश्रण है, तीनों एक साथ X के फॉर्म में है। अब वो चेक कर रहा है कि एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन है। तो जब बच्चों एक्स मिक्सचर पे जब आरएनएज को आपने यूज किया तो देख लो, आरएनएज तो किसको डाइजेस्ट करेगा? आरएनए को कर देगा। तो कहने का आरएनए वाली प्रोसेस नहीं हुई। तो जब उन्होंने आरएनएज को जब यूज किया तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, होगा, क्योंकि आरएनए से तो क्या आरएनए गया, अभी भी कौन बचा है? हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में कौन कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए जब तक है, बचा हुआ है, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जब आरएनए से ट्रीट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू था, रूपांतरण जारी रहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में बच्चों इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को यूज किया। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट कर देगा? प्रोटीन को। तो प्रोटीन गया, लेकिन डीएनए अभी भी है, और डीएनए जब तक है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तीसरे में इन्होंने क्या यूज किया? डीएनएज एंजाइम, और डीएनएज किसको इनएक्टिव कर देगा? डीएनए को। जब डीएनए इनएक्टिव हो गया तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तब रूपांतरण की क्रिया नहीं हुई। और यहां से ये बात आ गई, निकल कर सामने आ गई कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन है? वो डीएनए है। वो डीएनए है जिसने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट किस में कर दिया था? एस में। क्लियर? तो इन्होंने उस प्योरीफाई आरएनए डीएनए के मिक्सचर को मैंने ऐसे यहाँ एक्स वर्ड दे दिया, इससे अपन समझ सकते हैं। तो एक्स पे इन्होंने ये अलग अलग एंजाइम यूज किए, ये एंजाइम। बात सीधी सी है, अपने माइंड में है कि ट्रांसफर तो डीएनए करता है, डीएनए इनएक्टिव होता है डीएनए से, तो जब डीएनए यूज करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बाकी दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का ये जो था, इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष हम क्या दे देंगे कि वो बायोकेमिकल एजेंट, वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट की जो नेचर थी वो क्या था? डीएनए था। जो ग्रिफिथ ने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, वो कौन था? डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट से आ गया कि वो रूपांतरकारी कारक डीएनए था। लेकिन अभी भी सारे बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस नहीं हुए, इनसे सहमत नहीं थे। तो ये फाइनल प्रूफ नहीं है, हालांकि बता दिया था इन्होंने कि डीएनए, लेकिन सारे साइंटिस्ट अभी इससे कन्विंस नहीं थे, नहीं अभी भी कंफ्यूज थे, क्या पता ये है कि नहीं है। तो जो फाइनल ठप्पा, मेन ठप्पा लगाने का काम अगला तीसरा एक्सपेरिमेंट, थर्ड नंबर पे आए कौन? हर्सेंड चेज, हर्सेंड चेज एक्सपेरिमेंट, इसको ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट पूछे हुए हैं बच्चों, क्वेश्चन है नीट का। हर्सेंड चेज, इन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि एक्चुअल में वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं, वो कौन है? डीएनए है। तो जो ठप्पा लगाने का अपन बोल रहे थे ना, फाइनल प्रूफ,
फाइनल प्रूफ, अनडाउटली या अनइक्विवोकल प्रूफ, एक एनसीईआरटी में वर्ड है अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल मतलब अनडाउटली, जिसमें कोई डाउट नहीं रहा, तो इन्होंने फाइनली ये बता दिया कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो फाइनली अगर पूछे ना तो साइंटिस्ट कौन बताओगे? हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज इन्होंने 1952 में होता है फाइनल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब बच्चों हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट क्या था? इसको हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? तो इन्होंने एक तो लिया था T2 बैक्टीरियोफेज, अपने एक्सपेरिमेंट में एक जीवाणु भोजी काम में लिया था। कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है, किस पर इन्फेक्शन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो एक साथ में ई कोलाई पर इसका इन्फेक्शन करवाया और इस बात को प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले थोड़ा सा अपन इसका समझ लें कि बच्चों जो ये T2 बैक्टीरियोफेज है, इसको रेडियो एक्टिव किया। अब जैसे T2 बैक्टीरियोफेज में इन्होंने दो अलग अलग, अब बैक्टीरियोफेज में बच्चों जैसे डायग्राम अपन बनाते हैं, कैप्सिड। अब जो इसकी आउटर प्रोटीन कवरिंग है और अंदर मान लो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरियोफेज को इन्होंने बच्चों दो अलग अलग रेडियो एक्टिव जैसे एक तो बच्चों इन्होंने यूज किया, ये मान लो इसका जेनेटिक मटेरियल। तो आउटर तो ये जो कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड तो किसका बना होता है? प्रोटीन कोट है। इसमें तो इन्होंने बच्चों रेडियो एक्टिव लिया, प्रोटीन में होता है सल्फर। यहां ये जो डीएनए था, इसका जेनेटिक मटेरियल था, इसमें फोस्फोरस। ये दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको याद रखने हैं बैक्टीरियोफेज में। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें तो फोस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव, इसमें सल्फर 35 रेडियो एक्टिव यूज किया। अब बच्चों देख लेना, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रोटीन होता है और जो डीएनए होता है, प्रोटीन और डीएनए बेटा जी, सल्फर एंड फोस्फोरस। प्रोटीन में सल्फर होता है, फोस्फोरस नहीं होता। डीएनए में सल्फर नहीं होता, फोस्फोरस होता है। ध्यान रख लियो, डीएनए में फोस्फोरस होता है ना, फोस्फेट, लेकिन डीएनए में सल्फर नहीं होता। प्रोटीन में सल्फर होता है बट वहां फोस्फोरस नहीं होता। तो प्रोटीन का जो कैप्सिड था उसमें तो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 और वहां यूज किया फोस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय। अब क्या किया, इन बैक्टीरियोफेज से 3 स्टेप के थ्रू इनको बच्चों इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया। ई कोलाई पे मान लो ये ई कोलाई है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में इस बैक्टीरियोफेज से इन्होंने क्या करवाया? इन्फेक्शन करवाया। तो पहले स्टेप को नाम दे दिया इन्फेक्शन, संक्रमण। तो जब बैक्टीरियोफेज अपने को पता आज तो कि जब वो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करेगा तो क्या बच्चों बैक्टीरियोफेज पूरा बैक्टीरिया में घुसेगा? नहीं, उसका केवल जेनेटिक मटेरियल किस में आएगा? बैक्टीरिया में आएगा। ये तो आज अपने को पता ही है। तो जब बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पर इन्फेक्शन किया, संक्रमण किया, ये फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के बाद बच्चों क्या हुआ ये कि जो ई कोलाई थे, ये लो, इन ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज का क्या आ गया? जेनेटिक मटेरियल आ गया। और जो बैक्टीरियोफेज की कवरिंग है ये बाहर रह गई, बस हो गया ना। तो जो प्रोटीन की कवरिंग है बच्चों, प्रोटीन का जो कोट है वो तो अलग रह गया, अंदर कौन आ गया? ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वाला पार्ट आ गया, प्रोटीन बाहर रह गया। अब सेकंड जो स्टेप था उसे नाम दिया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब इसको एजिटेटर, इसको मतलब हिलाया गया इनको एजिटेटर के साथ। अब हिलाने से क्या हुआ कि जो ये जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरिया में आ गया और जो प्रोटीन की कोट, प्रोटीन की जो कवरिंग है कैप्सिड है वो अलग हो गया, साइड में आ गया। ब्लेंडिंग हिला के इसको अलग कर दिया। थर्ड स्टेप में बच्चों, ब्लेंडिंग के बाद थर्ड स्टेप यहां कहलाया सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहला स्टेज इन्फेक्शन, वापस से समझ लेंगे अपन। दूसरा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में जब इनको एजिटेट किया, हिलाया गया, तो जो बैक्टीरिया, उसकी बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कोटिंग है वो तो अलग हो गई, अंदर जेनेटिक मटेरियल आ चुका था। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया, अब जब इसको रेडियो एक्टिव के बेस पे बच्चों बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाइट को सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन पता है ना अपने को, भार के बेस पर। तो बच्चों जब सेंट्रीफ्यूग किया तो पहली चीज बैक्टीरिया का मोलिकुलर, बैक्टीरिया ज्यादा भारी होता है कि बैक्टीरियोफेज? हाँ, तो इसमें दो बच्चों, दो कैटेगरी बन गई सेंट्रीफ्यूगेशन में, दो कैटेगरी ऐसे, ये लो। और ये दो कैटेगरी क्या थी कि जो भारी थे, जो हेवी थे, वो तो सेंट्रीफ्यूज नीचे हुए, भारी नीचे, हल्के ऊपर रह गए। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये इस वाले, इसको तो नाम दिया पैलेट, भारी को, ये तो थे बैक्टीरिया, कंपैरेटिवली हेवी थे, तो भारी है तो सेंट्रीफ्यूज में नीचे आ गया, पैलेट नाम दिया। ऊपर बच्चों जो बैक्टीरियोफेज वाला था, ये इसको नाम दिया सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब ऐसा लिक्विड जो ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर रह जाता है ना, वो वाला लिक्विड क्या कहलाता है, सुपरनेटेंट, ये कहलाए। तो इस सुपरनेटेंट में कौन आ गए, बैक्टीरियोफेज आ गए। और बैक्टीरिया भारी थे तो वो नीचे आ गए। नीचे जो बैक्टीरिया है ना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों पैलेट, और ये सुपरनेटेंट कहलाता है। अब देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस में दिखेगा, मैं एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को समझा दूं, कान खोल लेना अच्छे से। एक्सपेरिमेंट देने वाले दो साइंटिस्ट हर्से और चेज पूछा गया है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और इन्होंने फाइनली ये बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, अनइक्विवोकल प्रूफ। अब इसके इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया, ये बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन, संक्रमण करवाया ई कोलाई पर। और इस एक्सपेरिमेंट के बच्चों 3 स्टेप हम पढ़ते हैं। पहले तो बैक्टीरियोफेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव किया, प्रोटीन को तो सल्फर 35 से, डीएनए को फास्फोरस 32 से, क्योंकि प्रोटीन में तो फास्फोरस नहीं होता और डीएनए में सल्फर नहीं होता। अब अपने एक्सपेरिमेंट का जो पहला स्टेप था उसे नाम दिया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में नाम से ही बच्चों बैक्टीरियोफेज ने किसको इन्फेक्ट किया, ई कोलाई को। हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज पूरा नहीं आएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल किस में आ जाएगा, ई कोलाई में, बैक्टीरिया में। दूसरे स्टेप को नाम दिया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या किया, एजिटेटर, उसको हिलाया, हिलाने से जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आ चुका था, जो बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कवरिंग थी, जो कैप्सिड थी, वो वहां से हट गई। फाइनली उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज हमेशा डेंसिटी भार के बेस पर अपन अलग कर लेते हैं, तो जो भारी है वो तो नीचे आएगा, हल्का है वो ऊपर रह जाएगा। तो बैक्टीरिया कंपैरेटिवली हैवी होते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूज नीचे रहे, उन्हें पैलेट बोलते हैं, पूरे ग्रुप को पैलेट। और जो बैक्टीरियोफेज वाला लिक्विड वाला पोर्शन हल्का था, वो सुपरनेटेंट था, वो ऊपर था। अब बच्चों देखो, इसमें रेडियो एक्टिव जब सिलेक्ट किए तो मिलेंगे कि नहीं, ये अपन देख लेते हैं। इस वाले सॉल्यूशन में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलेगा कि नहीं, आपके सामने बोर्ड पर, यहां से देख लो, ये रहा। इस बैक्टीरियोफेज में आपने जेनेटिक मटेरियल लिया था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था, कैप्सिड क्या था, रेडियो एक्टिव। जबकि यहां जो डीएनए था बच्चों, इधर वाले में देख लेना, वो क्या था, रेडियो एक्टिव। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, यही तो डीएनए निकल कर किस में आ गया, इस बैक्टीरिया में आ गया, हीरो। और इस वाले में फास्फोरस 32 ये रेडियो एक्टिव था। तो जब सेंट्रीफ्यूज करके इसको चेक किया गया तो इधर वाले में देख लो, इस वाले पैलेट, पैलेट का मतलब कौन है, बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया पैलेट में जो बैक्टीरिया वाला था, ये रेडियो एक्टिव था कि नहीं, ये रेडियो एक्टिव था, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, फास्फोरस 32। तो यहां कंफर्म हो गया कि इन्फेक्शन के टाइम बैक्टीरियोफेज से निकल कर कौन आया, डीएनए गया, जेनेटिक मटेरियल गया। और फाइनली पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और इधर वाले में देख लो, इस बैक्टीरिया में कोई मिलेगा रेडियो एक्टिव, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ के डीएनए को हमने रेडियो एक्टिव नहीं किया था, इधर वाले को तो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था। और प्रोटीन बैक्टीरिया में एंट्री नहीं लेगा, उसको तो ब्लेंडिंग के टाइम कोट को तो वहां से हटा दिया था ना, इसी में तो था सल्फर 35, ये वाला डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, उधर वाला था। तो इस वाले बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिले।
तो यहाँ फाइनली ये पता चल गया कि डीएनए ही बच्चों क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो इसका फाइनली जो अनइक्विवोकल प्रूफ है वो किसने दिया, हर्श एंड चेज ने। क्लियर है? तो आज अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, कैसे डीएनए प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड, बच्चों यूकैरियोट में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन के साथ, उसके अलावा भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एडिशनल भी यूज होती है। देन हमने बात की सेंट्रल डोग्मा के बाद ये बताया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की आनुवंशिक पदार्थ की खोज, पहला ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट, देन एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, फाइनली हर्श एंड चेज, इन्होंने फाइनली बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब एक छोटा सा बच्चों आपके एनसीईआरटी में बता रखा है कि जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल किसको माना जाए, डीएनए की आरएनए? तो उसमें कुछ बातें हैं, अभी मैं एनसीईआरटी से रीडिंग लगा दूंगा कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी हो। अब बात जब रेप्लिकेशन की आएगी तो बच्चों जैसे थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि बेस्ट जेनेटिक मटेरियल की बात आई तो जेनेटिक मटेरियल में पहली प्रॉपर्टी उसमें क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए, अपना फॉर्मेशन खुद करे। अब बात जब रेप्लिकेशन की आ गई तो बच्चों आरएनए और डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, आरएनए भी फॉर्म कर लेता है, लेकिन प्रोटीन जो है उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को प्रोटीन फॉलो नहीं करता, इसलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब बात रहेगी आरएनए और डीएनए की। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बच्चों वो होता है जो स्टेबल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, मोर स्टेबल हो। अब ज्यादा स्टेबल आपको बताया था डीएनए, मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए में बच्चों एक तो वो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता ना, तो एक फंक्शनल ग्रुप कम था, तो इसकी रिएक्टिविटी कम थी और स्टेबिलिटी ज्यादा थी। इसमें थाइमिन होता है, यूरेसिल की जगह थाइमिन, और थाइमिन भी बच्चों क्या देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ज्यादा स्टेबल डीएनए है, डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। तीसरा प्रॉपर्टी ये भी बता सकते हैं कि चेंजेस, म्यूटेशन के चांस कम हो। मतलब जिसमें परिवर्तन कम से कम हो, मिनिमाइज हो। तो आरएनए बच्चों जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसमें म्यूटेशन की रेट फास्ट होती है कंपेयर टू डीएनए। तो डीएनए में एनवायरमेंटल चेंजेस कम आते हैं, ऐसा नहीं कि एज बढ़ने के साथ साथ डीएनए चेंज होता रहता है, वो जनरली वैसा ही रहता है, इसलिए इसमें म्यूटेशन के चांस कम, चेंजेस के चांस कम। तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, अच्छा मेन जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए के कंपेयर, जबकि आरएनए में म्यूटेशन की रेट फास्ट है। इसीलिए इसको आप इवोल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो बच्चों कि आरएनए में म्यूटेशन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी, और म्यूटेशन से क्या आएंगे, चेंजेस। तो बच्चों आरएनए, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लाइक कुछ वायरस वगैरह का, उनमें रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगी, फास्ट होगी। ये कंसेप्ट ध्यान रख लियो कि म्यूटेशन का मतलब चेंजेस और इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, लगातार आने वाले परिवर्तन। तो म्यूटेशन से चेंजेस आएंगे, चेंजेस से इवोल्यूशन होगा। तो आरएनए में म्यूटेशन की रेट, चेंजेस की रेट डीएनए से ज़्यादा है। आरएनए वाले जेनेटिक मटेरियल जिन वायरस में होता है, वैसे तो जनरली डीएनए मिलता है सब में, अगर डीएनए ना हो तब जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा, आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तभी होगा जब डीएनए उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो बच्चों, एब्सेंट। अगर आरएनए डीएनए दोनों है तो हमेशा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही रहेगा। क्लियर है? तो आरएनए में म्यूटेशन फास्ट है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिन ऑर्गेनिज्म में होगा, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये कुछ एग्जांपल है, तो वहां इवोल्यूशन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तो वायरस जिनकी लाइफ स्पान कम है उनमें भी इवोल्यूशन फास्ट है, इवोल्यूशन से कनेक्ट हो जाती है बात। एक बता रखा है बच्चों की जेनेटिक मटेरियल जो मेंडेलियन रूल को फॉलो करे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करे, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो, तो डीएनए सूचनाओं को ट्रांसफर करता ही है, इंफॉर्मेशन वगैरह को। तो अच्छा या बेस्ट जेनेटिक मटेरियल वह है जिसमें रेप्लिकेशन हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो ज़्यादा, जिसमें म्यूटेशन या चेंजेस के चांस कम हो, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करे, वंशागति के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो। अब एक जैसे अपने एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों की, डीएनए को ये बेस्ट रहता है फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
आनुवंशिक सूचनाओं का संचय करने के लिए डीएनए को अच्छा माना गया है और आरएनए बेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए अगर पूछे तो बेस्ट आरएनए है और सूचनाओं के संचय की बात आए तो बेस्ट कौन है? डीएनए। कैसे? देख लो, डीएनए सीधा एक्सप्रेस नहीं होता। एक्सप्रेस का मतलब बच्चों डीएनए पहले बनाएगा आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब एक्सप्रेशन, प्रदर्शन। उस जीन डीएनए खुद को एक्सप्रेस कर दिया, प्रोटीन बनाने का मतलब खुद को अभिव्यक्त कर दिया। अब वो किसी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर डीएनए क्या डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है बच्चों? क्या डीएनए डायरेक्ट एक्सप्रेस हो सकता है? ना, डीएनए को पहले बनाना पड़ेगा आरएनए, देन आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो दो स्टेप हो गए, डीएनए से आरएनए बनाओ, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाओ। वाइल आरएनए की मैं बात करूं तो आरएनए सीधा क्या बना देगा? प्रोटीन। तो आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना के एक्सप्रेस हो सकता है। तो अगर एक्सप्रेशन की बात आए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात आए, तब बेस्ट किसको माना गया? आरएनए को। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात आए तब हम बेस्ट मानेंगे डीएनए को। ओवरऑल में बोल दूं कि बेस्ट मेन जेनेटिक मटेरियल कौन? तो डीएनए। और सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। आरएनए तभी जेनेटिक मटेरियल बच्चों होगा जब उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ डीएनए। ये जो आप आज अपन ने डिस्कस किया, इसको अपन एक दिन इसी में एनसीईआरटी से भी मैं रीडिंग लगवा दूंगा लाइन टू लाइन। इस चैप्टर की एनसीईआरटी थोड़ी सी टिपिकल है, तो वो भी अपन लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएंगे। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। कल का जो लेक्चर होगा उसमें अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक आप वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।